नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के विषय में। तो सबसे पहले बात आती है, जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र आपको पता है कि सोशल साइंस का एक विषय है। सोशल साइंस में कई सारे विषय आते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। उसी तरीके से अर्थशास्त्र भी एक विषय है। ठीक है, इसके तहत हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम धन और संसाधन के प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मनी और रिसोर्सेज के बारे में। प्रबंधन का क्या अर्थ है कि हम किसी भी संसाधन का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। और इसके माध्यम से भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है, यानी कि जो फिजिकल जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अच्छे से विकास होता है, मानव विकास होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। और आर्थिक स्थिरता पर बल दिया जाता है कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को और अपने बजट को किस तरीके से बनाते हैं, ये सब अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाते हैं, किस तरीके से ग्रो करते हैं, ये सब भी हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने आप को अगर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर मानेंगे तो आप बाजार व्यवस्था को किस तरीके से नियंत्रित करेंगे, और एक कंज्यूमर अगर आप अपने आप को समझेंगे तो किस तरीके से आप जो उपभोग की वस्तुएं हैं उसका चयन किस तरीके से करेंगे, ये सब हम अर्थशास्त्र में ही देखते हैं। तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक रूप है। तो यानी कि अर्थशास्त्र क्या है? एक विचारधारा है जिसको हम सब पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है? उसका रूप है, यानी कि हम एक देश है उसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उसके अर्थशास्त्र को नहीं देखते। अर्थशास्त्र में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा गया है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और इसमें इन्होंने लेयर फेयर के नीति को दिया था। लेयर फेयर के नीति का अर्थ क्या है? इसको हम अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, यानी कि जो सरकार है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अगर वो मार्केट को चलाती है तो मार्केट को चलाने में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मार्केट अपने आप से ही अपने आप को जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो भी आता है वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये लेयर फेयर की नीति थी, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी में क्या है? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, इसको हम कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। इकोनॉमिक्स के कितने भाग हैं? यानी कि अर्थशास्त्र के हम देखते हैं तो दो भाग हैं। पहला है हमारा माइक्रो और दूसरा है हमारा मैक्रो। दो टाइप की इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, और मैक्रो को हम कहते हैं वृहत अर्थव्यवस्था। वृहत मतलब बड़ा। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में हम क्या पढ़ते हैं? किसी एक फर्म के बारे में, एक व्यक्ति की आय के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो यानी कि वृहत अर्थव्यवस्था में हम पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं, पूरे संसार के बारे में पढ़ते हैं कि पूरे संसार की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलाई जाती है। उसमें हम एक व्यक्ति के आय के बारे में या एक व्यक्ति के खर्च के बारे में नहीं पढ़ते, किसी एक कंपनी के बारे में नहीं पढ़ते, हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो को फ्रिस्ट ने बांटा था। किसने बांटा था? फ्रिस्ट ने बांटा था। फ्रिस्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने मैक्रो और माइक्रो को बांटा था। ठीक है, अब फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किन्स को कहते हैं? किन्स को हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक व्यक्ति के आय के बारे में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के खर्च के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो इन सब टॉपिक्स को, यानी कि पूरे देश में जो भी समस्याएं हैं, देश की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी। इन सबको हम वृहत अर्थव्यवस्था यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था जो है वो तीन प्रकार के माने गए हैं, तीन प्रकार के होते हैं। उत्पादन के नियंत्रण पर आधार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में।
और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। पहला है हमारा पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटल इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कीमत का निर्धारण जो होता है वो बाजार की शक्ति के द्वारा ही होता है। तो पूंजीवादी यानी कि कैपिटल इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें हम बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, बाजार शक्ति के द्वारा होता है। तो अब देखिए, आप एक मार्केट में जाएंगे, अगर आपको एक मैगी का पैकेट 14 रुपए का यहाँ मिल रहा है, तो आप मार्केट में कहीं भी चले जाइए, वो प्राइस आपको वहीं मिलेगा। अगर आप 10 रुपए में कोई चीज जितना खरीदते हैं वो आप मार्केट में कहीं भी चले जाइएगा तो उतना ही मिलेगा। हाँ, अगर वो किसी बड़ी कंपनी का नहीं है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप मार्केट की वैल्यू अगर देखेंगे तो सेम आपको हर जगह पे मिलती है। तो इसलिए बाजार शक्ति के द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम यही पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका अहम होती है। यहाँ पे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट जो क्षेत्र होता है उसकी भूमिका अहम होती है। मुक्त अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे, G7 कंट्री की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है कई बार कि G7 कंट्री जो है उनकी स्थापना कब हुई थी और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो G7 में 7 कंट्रीज जो सदस्य हैं, पहला है हमारा अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है जर्मनी। अमेरिका कनाडा तो देखिए अमेरिका के ही पार्ट हो गए। तीसरा है हमारा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस। ये हमारे हो गए यूरोप के पार्ट। और एशिया का एकमात्र देश है उसमें है जापान। ठीक है, तो ये हमारे G7 कंट्रीज के नाम हो गए, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ने मिलकर 1992 में नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गठन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज ने नाफ्टा का गठन किया था, कब किया था और नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है। जैसे अब देखिए उत्पादन के क्या क्या साधन होते हैं। उत्पादन के साधन है हमारे भूमि, लैंड, लेबर यानी कि पूंजी। ठीक है, तो भूमि लैंड हो गया, लेबर श्रम हो गया, कैपिटल पूंजी हो गया, कैपिटलिस्ट होगा ये। कैपिटलिस्ट हो गई आपकी पूंजी। अब यहां पे एक तरीके से यहां पे ये देखिए, जब हम उत्पादन करते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि वो सामान जो है वो पूरा का पूरा उसकी डिमांड होगी, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी क्या थी हमारी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए आगे देखिए, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में ईस्वी में हुआ था। हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं अभी, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जो पूछा जाता है। विघटन यानी कि सोवियत संघ जो है वो दो भागों में टूट गया था। यूएसएसआर कई भागों में टूट गई। जितनी भी कंट्रीज थी, बेलारूस है आपकी, और अभी रशिया का जिसके साथ युद्ध हो रहा था, यूक्रेन, और एशिया की भी बहुत सारी कंट्रीज है, ये सब सोवियत संघ का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव के काल में, मिखाइल गोर्बाचेव ने जैसे ही इन लोगों को थोड़ी सी छूट दी, थोड़ा इनको सामाजिक खुलेपन की नीति का पता चला, ठीक है, और उन्होंने सोचा कि हम एक पुनर्निर्माण करेंगे अपने देश का, अपने जो सोवियत संघ है उसका पुनर्निर्माण करेंगे। तो इसी नीति के कारण जो लोग थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया मिखाइल गोर्बाचेव का, और इसके फलस्वरूप इसका विघटन हो गया सोवियत संघ का। तो इस कड़ी में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। उनमें 12 देशों ने मिलकर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। 15 देश में टूट गए, जिसका जो मुख्यालय है वो है मिन्स्क, बेलारूस में। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, वहां पर है। अब बाल्टिक गणराज्य में कितने देश थे, 3 देश है, लटवीना, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, देखिए
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? भारत में है। और अगर हम बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो चीन में है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उदाहरण क्या है? चीन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या उदाहरण है? हमारा चीन। ये रहा। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जहां पे सब कुछ प्राइवेट नहीं होता, गवर्नमेंट जो है उसमें दखल अंदाजी कर सकती है, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सब कुछ प्राइवेटली होता है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, मार्केट ही सारे रेट वगैरह तय करती है। लेकिन भारत में आप देखते हैं कि एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो तय करके सरकार देती है, चाहे वो लेबर का कॉस्ट हो, चाहे वो किसी का भी कॉस्ट हो। तो इंडिया जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले ये जो अवधारणा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, वो कहाँ शुरू हुई थी? फ्रांस में शुरू हुई थी। मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जहां पे कृषि के साथ साथ पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित खेती, खेती जो होती है वो होती है एक से अधिक फसल को एक साथ रोपना, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी इकोनॉमिक्स की। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई है, जैसे सोवियत संघ का विघटन क्या होता है, कब हुआ था, और कितने देश इसमें टूटे थे, और जो उसमें 12 देश जो थे उन्होंने मिलके क्या बनाया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, CWIS का मुख्यालय, CIS का मुख्यालय कहाँ है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादातर जो पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो, ये लेक्चर बनाया था। तो आप पहले उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशंस जो है वो आपको धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे साथ साथ ही। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।